बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। सीटेट अगस्त सन 2023 के लिए उर्दू के सिलेबस के मुताबिक मुकम्मल तैयारी हैदरी स्टडी पॉइंट की जानिब से आप सबको करा दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी, जो कल इंशाअल्लाह आपके इम्तिहान में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। कल के इम्तिहान के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबको इम्तिहान में कामयाब करे। अगर आप लोगों की तैयारी मुकम्मल नहीं है और आपने कुछ ही दिनों पहले हमारे चैनल को ज्वाइन किया है और आपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे तीनों मैराथन क्लासेस को देख लीजिएगा, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। अगर वो तीनों मैराथन क्लास भी नहीं देखी हैं तब क्या करेंगे? तब हमारी ये क्लास देख लीजिए। हम इसमें आपको उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स को बताएंगे, कुछ अल्फाज को आपको समझाएंगे जिन पे मबनी हर साल बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। ये अल्फाज आप समझ लेंगे, इसके कंटेक्स्ट को समझ लेंगे, किस तरह से सीटेट में सवालात पूछे जाते हैं ये समझ लेंगे और पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे, तो इंशाअल्लाह सीटेट उर्दू पेडागोजी हल करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आप इसे ट्रिक वीडियो कह सकते हैं या फिर उर्दू पेडागोजी को हल करने का तरीका सिखाने वाले वीडियो कह सकते हैं। जो भी आप लोग कहें, इस क्लास को आखिर वक्त में ज़रूर देख के जाइएगा। आपका कंप्लीट उर्दू पेडागोजी रिवाइज हो जाएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके मन में कुछ न कुछ तो कंसेप्ट ज़रूर बैठेगा, जो आपको इंशाअल्लाह सीटेट के इम्तिहान में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। एक बार फिर से आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक। बेफिक्र होके, मुतमईन होके इम्तिहान दीजिएगा। जैसे हमारी क्लासेज में सभी सवालों के जवाब सही करते थे, वैसे ही सीटेट में भी इंशाअल्लाह आप सभी सवालों के जवाब सही करके आएंगे। एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सीटेट उर्दू के पेपर में जो लफ्ज़ आपको दिखेगा वो है मादरी ज़बान। मादरी ज़बान बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसे आप पॉजिटिव कीवर्ड कह सकते हैं। जब कभी भी आप लोगों से ये पूछे कि बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने की सिफारिश क्यों की जाती है, तो आपका जवाब जो होगा वो क्या होगा? एक तो वजह यह है कि क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल करने से बच्चों को सीखने में फितरीपन आता है, नेचुरलिटी आती है। और याद रखिएगा, क्लासरूम में मादरी ज़बान के इस्तेमाल का हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। मादरी ज़बान का इस्तेमाल करके बच्चे जब सीखते हैं तो मुश्किल तसव्वुरात को, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को, कठिन प्रत्यय को आसानी से समझ सकते हैं। बच्चा मादरी ज़बान को अपने घर पे सीखता है, और जब बच्चा मादरी ज़बान फितरी तौर पर बिना किसी उस्ताद की मदद से सीखता है, घर वालों की नकल से सीखता है, तो वही ज़बान की हुसूल याबी या ज़बान का इक्तिसाब कहा जाता है, जिसे हम भाषा अर्जन या लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। याद रखिएगा, मादरी ज़बान से मुतालिक अगर स्टेटमेंट आए कि बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, तो वो स्टेटमेंट आपका गलत होगा। याद रखिएगा, बच्चे कोरे कागज़ नहीं होते हैं, बल्कि तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं। तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं मतलब वो मादरी ज़बान सीख के आते हैं। तो जहाँ कहीं पे भी स्टेटमेंट दिखे बच्चे कोरे कागज़ होते हैं, वो निगेटिव होगा। और बच्चे स्कूल आते हैं जो तजर्बात का ख़जाना लेकर आते हैं, ये सेंटेंस पॉजिटिव होगा। आगे जो लफ्ज़ आपको दिखेगा वो दिखेगा कसीर लिसानियात। अच्छा, ये कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन्हें मैं अलग से आगे समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे लिखने का मकसद ये था कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, और हमारे संविधान का आर्टिकल 350A है, ये सभी सिफारिश कर रहे हैं कि बच्चों को मादरी ज़बान में ही बुनियादी सतह पर प्राइमरी लेवल पे पढ़ाना चाहिए। ठीक है। अब कसीर लिसानियात एक लफ्ज़ आप लोगों को समझना है, जिसे मल्टीलिंगुअलिज्म या बहुभाषिकता कहते हैं। ये लफ्ज़ ज़्यादातर पॉजिटिव कीवर्ड में आपका यूज़ होता है। लफ्ज़ जहाँ कहीं पे भी दिखे उसे आप पॉजिटिव समझिएगा। कसीर लिसानियात जो होता है वो क्लासरूम में
चैलेंज नहीं होता है, नहीं मसला होता है, बल्कि कसीर लिसानियात बतौर वसीला या फिर असासा के तौर पे काम करता है। यानी कि जो मल्टीलिंगुअलिज्म है ये क्लासरूम में एज ए रिसोर्स काम करता है और मल्टीलिंगुअलिज्म टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्पफुल होता है, यानी कि आमोजिश में माविन होता है। और हमारा जो हिंदुस्तानी एजुकेशन सिस्टम है ना, ये मल्टीलिंगुअलिज्म पे बेस्ड है, यानी कि हिंदुस्तानी क्लासरूम ज़्यादातर कसीर लिसानी होते हैं। अगर स्टेटमेंट के तौर पर ये आए कि हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो जब हिंदुस्तानी क्लासरूम कसीर लिसानी होते हैं, मल्टीलिंगुअल होते हैं, बहुभाषी होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हर बच्चे की ज़बान को क्लासरूम में रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। और मादरी ज़बान पर कसीर लिसानियात या मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात, ये लफ्ज़ आपको पेपर में अगर दिखे तो इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग का मतलब है कि आप टीचिंग के दौरान, दरसो तदरीस के दौरान तलबा की ज़बान को बतौर हिकमत अमली एज ए स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब काफ़ी पूछता है कि क्या है। सीधे सीधे पूछ देगा कि ज़बान की हुसूलियाबी क्या है, या फिर ऑप्शन में आपको ज़बान की हुसूलियाबी दे देगा। तो जहाँ कहीं पे भी ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब दिखे, जिसे हम लोग लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा अर्जन कहते हैं, तो याद रखिएगा ज़बान की हुसूलियाबी ये तौर शऊरी अमल है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है, और ये गैर रस्मी माहौल में यानी कि इनफॉर्मल एटमॉस्फेयर में लैंग्वेज एक्विजिशन होता है। मादरी ज़बान जो हम ख़ानदान की नकल करके कुदरती तौर पर सीखते हैं, तो वही हमारा ज़बान की हुसूलियाबी या ज़बान का इक्तिसाब, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन कहते हैं, होगा। यानी कि जब आप बगैर उस्ताद की मदद से गैर दानिस्ता तौर पर, फितरी तौर पर कोई ज़बान सीखते हैं, तो वो ज़बान की हुसूलियाबी होती है, भाषा अर्जन होता है। अब इसके अपोजिट एक और वर्ड आप लोगों को काफ़ी दिखेगा, जो है ज़बान की आमोजिश, जिसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं, यानी कि भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या? ये शऊरी अमल है, यानी कि जानबूझ के हम भाषा का अधिगम करते हैं। इसे हम रस्मी माहौल में यानी कि फॉर्मल एटमॉस्फेयर में टीचर की मदद से करते हैं। जब हम दूसरी ज़बान या तीसरी ज़बान सीखते हैं तो कहा जाएगा कि यहाँ पे ज़बान की आमोजिश हो रही है। जैसे आप हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रह के आप फ्रांसीसी, जर्मन, चाइनीज़ वगैरह लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कहा जाएगा कि आप ज़बान की आमोजिश कर रहे हैं, लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम कर रहे हैं। एक लफ्ज़ आपको दिखेगा खुशहाल लिसानी माहौल या फिर सरवतमंद ज़बान का माहौल, जिसे हम रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर अंग्रेजी में और हिंदी में समृद्ध भाषिक वातावरण कहते हैं। तो ये क्या होता है? जहाँ पे ज़बान इस्तेमाल करने का ज़्यादा मौका मिले बच्चों को, वो रिच लिंग्विस्टिक एटमॉस्फेयर होता है और ये ज़बान सीखने में बच्चों के लिए मददगार होता है। बोलना, देखिए बोलने का मतलब सिर्फ आप कुछ भी बोलें, बिना मौका माहौल बोलें, ये नहीं होगा। बोलने का मतलब है मौका माहौल के हिसाब से बोलें, सियाक और सबाक में बोलें। और बोलना अगर आपको बढ़ाना है तो बच्चों को रोल प्ले का मौका दें। हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात में बच्चों का बोलना जो होगा वो बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ज़बानी नशोनुमा में मददगार होगा। पढ़ना अगर लफ्ज़ आपको दिखे तो पढ़ने का मतलब सिर्फ हरूफ की अदायगी नहीं है, बल्कि पढ़ने का मतलब है मतन के मानी समझना। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि पढ़ना क्या है, दो चार ऑप्शन रहेंगे तो उसमें मतन के मानी समझना जहाँ पे दिया होगा वो आपका सही जवाब होगा। लिखना क्या होता है? तो किसी पर्सनल थॉट को फ्रीली, आज़ादाना तौर पर जब आप कलमबंद करते हैं तो वो आपका लिखना होगा। खुशखत लिखना या अच्छी राइटिंग में लिखना, पेडागोजी में इसे लिखना नहीं कहेंगे। ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता किसी मौजू पे आज़ादाना तौर पर इज़हार ख्याल करना, ये होता है लिखना। एक लफ्ज़ दिखता है पेडागोजी में, मुस्तनद मतन, जिसको हम लोग अथेंटिक टेस्ट कहते हैं। अथेंटिक टेस्ट क्या होता है कि वो तदरीस आमोजिश के मकसद से तो नहीं लिखा गया, किसी और मकसद से लिखा गया, लेकिन उसको क्लासरूम में इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ,
डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल, मौलवी इस्माइल मेरठी की कोई नज्म, ये सभी हम छोटे बच्चों की क्लासों में डाल देते हैं, उनकी किताबों में डाल देते हैं। इसलिए डालते हैं ताकि बच्चे को फितरी ज़बान सीखने का मौका मिले। और ये जो कहानियाँ और नज़में और ड्रामे होते हैं ये मुस्तनद मतन कहलाते हैं, अथेंटिक टेक्स्ट कहलाते हैं, प्रमाणिक विषय वस्तु कहलाते हैं। जैसे पोस्टर हम लेके आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्लासरूम में और उसका इस्तेमाल करें बच्चों को पढ़ाने में, तो ये पोस्टर हमारा मुस्तनद मतन कहलाएगा। अखबार क्लासरूम में लेके आए तो अखबार मुस्तनद मतन कहलाएगा। याद रखिएगा, कभी कभी हम क्लासरूम में कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहानियाँ सुनाने का मकसद क्या होता है? तो कहानियाँ सुनाने का मकसद होता है कि कहानी एक इकाई के तौर पर पूरे क्लासरूम में काम करे और बच्चे खुद को कहानी के साथ शरीक कर सकें, और कहानी बच्चों में तख्लीकियत और तखय्युल पैदा करती है, इमेजिनेशन पावर यानी कि कल्पना शक्ति बढ़ाती है। से लिसानी फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा हिंदुस्तान में जो ज़बान में तालीमी पॉलिसी है, हिंदुस्तान में ज़बान की जो तालीमी पॉलिसी है वो 3 लैंग्वेज फार्मूला है। इसमें आपकी पहली ज़बान मादरी ज़बान या इलाकाई ज़बान होगी, दूसरी ज़बान जैसे कि हिंदी या फिर अंग्रेज़ी होगी, और जो तीसरी ज़बान होगी हिंदी अंग्रेज़ी के अलावा कोई अलग सी ज़बान। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में ज़बान में तालीमी पॉलिसी जो है वो किस पे मबनी है, तो से लिसानी फार्मूला पे मबनी। अगर आपसे पूछे कि हिंदी क्या है, तो हिंदी सरकारी ज़बान है, और हमारे संविधान के आर्टिकल 343(1) में हिंदी को सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। अंग्रेज़ी पूछे क्या है, तो अंग्रेज़ी माविन सरकारी ज़बान है। हमारे संविधान के आर्टिकल 343(2) में ये कहा गया है कि अंग्रेज़ी जो होगी वो ऑफिशियल एसोसिएटिव ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, यानी कि माविन सरकारी ज़बान। तशखीसी जांच ऑप्शन में काफ़ी आपको दिखेगा, तो तशखीसी जांच क्या होता है? मान लीजिए कि बच्चों को सीखने में कोई कमी आ रही है या फिर बच्चे को पढ़ने में दुश्वारी आ रही है, तो दुश्वारी पता लगाने के लिए जब हम टेस्ट करेंगे तो वो आपका तशखीसी जांच होगा। एक होता है तकमीली जांच और एक होता है तश्कीली जांच, ठीक है। तकमीली जांच क्या होता है? जैसे कि सिलेबस ख़त्म हो गया तब हम बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, वो तो तकमीली अंदाज़े कद्र होगा, ठीक है। और जब हम सिलेबस के दौरान ही बच्चों का इवेल्युएशन करेंगे, पढ़ाई के दौरान ही बच्चों को चेक करेंगे कि उन्होंने कितना सीखा, तो वो हमारा तश्कीली जांच होगा। याद रखिएगा, ज़्यादातर जब ऑप्शन में क्लासरूम के दौरान ही बच्चों से टेस्ट लिया जा रहा है, ऐसे सिचुएशन दी जाए और ऑप्शन में तश्कीली जांच हो, तो वहाँ पे तश्कीली जांच आपका ऑप्शन सही होगा। बच्चों की कमियों को पता लगाने की बात हो तो तशखीसी जांच यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे सही होगा। मुआलजाती तालीम, ये काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है, इसे समझिए उपचारात्मक शिक्षण हिंदी में, और अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। मान लीजिए कि तशखीसी जांच से, रेमेडियल टीचिंग से आपने बच्चे की कोई कमी का पता लगाया, उस कमी को दूर करने के लिए जब आप बच्चों की टीचिंग करेंगे तो वो टीचिंग आपकी मुआलजाती तदरीस या इस्लाही तदरीस कहलाएगी। ये तभी सक्सेसफुल होगी, इसकी कामयाबी तभी होगी जब हम कमियों को सही से पता लगा पाएंगे, यानी कि मुआलजाती तदरीस की कामयाबी मुनहसर होती है कमियों की सही पहचान पर। लर्निंग डिसऑर्डर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग इन्हीं तीनों पे मबनी आते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया अगर पूछे तो पढ़ने में दिक्कत या परेशानी है, बच्चा सा को वास पढ़ रहा है, क्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, इस तरह से पढ़ने में अगर दिक्कत है तो बच्चे को डिसलेक्सिया है। मैथमेटिकल प्रॉब्लम बच्चे को उसको डिसकैलकुलिया कहेंगे, जैसे बच्चा घड़ी देख के समझ नहीं पा रहा कि कितने बज रहे हैं, गुणा करने में, तकसीम करने में बच्चे को अगर दिक्कत आ रही है तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहेंगे, यानी कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम को डिसकैलकुलिया कहते हैं। अगर बच्चे को लिखने में दिक्कत है तो उसे हम डिसग्राफिया कहते हैं। डिसग्राफिया में जो फाइन मोटर स्किल होती है, जिसे हम लतीफ़ अर की इमारत या नफीस अर की इमारत या फिर उम्दा अर की इमारत के नाम से भी जानते हैं, वो प्रभावित होती है। पूछा जाता है कि अगर बच्चे की लतीफ़ अर की महारत प्रभावित हो रही है, असरअंदाज हो रही है, तो उसे कौन सी लर्निंग डिसऑर्डर है, तो उसे डिसग्राफिया होगा। अब देखिए, वाइगोस्की से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछा जाता है, तो वाइगोस्की का जो पूरी थ्योरी है मैं सब तो नहीं बता पाऊंगा, वक्त ज़्यादा लग जाएगा।
देखिए समाजी तामुल दिखे, ऑप्शन में वाइगोस्की दिखे तो आंख बंद करके सही कर दो। ठीक है, साथ ही साथ समाज, सकाफत और जबान दिखे, यानी कि वाइगोस्की किन चीजों पे जोर दे रहे हैं, इससे रिलेटेड सवाल है। तो वाइगोस्की ने 3 चीजों पे जोर दिया था, सोसाइटी पे, कल्चर पे और लैंग्वेज पे। और उन्होंने ये कहा था कि बच्चे समाजी तामुल करके ही सीखते हैं। उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिया, जैसे कि स्कैफ फोल्डिंग का कंसेप्ट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं मचान बंदी। ठीक है, मचान बंदी क्या होता है? मचान बंदी यानी कि स्कैफ फोल्डिंग जो होता है वो टेम्परेरी हेल्प होती है, जरूरत पड़ने पे जो तजर्बाकार फर्द के जरिए छोटे बच्चों को दी जाती है। अगर कोई बच्चा खुद से बात कर रहा है तो इसको इन्होंने निजी तकरीर यानी कि प्राइवेट स्पीच कहा है। और इन्होंने ये कहा कि अगर बच्चा खुद से बातचीत कर रहा है तो वह अपने आइडियाज को मुनज़्ज़म कर रहा है, और ये प्राइवेट स्पीच है। साथ ही साथ इन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि कुर्ब नशोनुमा का इलाका, समीपस्थ विकास का क्षेत्र दिया, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में ZPD कहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि अगर बच्चा किसी काम को खुद से कर ले रहा है और किसी काम को करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ती है तो इसके बीच में भी एक क्षेत्र होता है, यही क्षेत्र जो है वो कुर्ब नशोनुमा का इलाका है। थोड़ा सा मैं फास्ट हूँ, मैं चाहता हूँ कम वक्त में आपको ज़्यादा मटेरियल्स प्रोवाइड करा दूँ। पियाजे से अगर क्वेश्चन आएगा तो पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उससे कोई स्टेज पूछ देगा, जैसे सेंसरी मोटर है जिसे हम हिस्सी व हरकती दौर कहते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ठीक है, जिसे हम लोग माक़ाब्ल तजर्बात का दौर कहते हैं। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये स्टेजेस पूछे जाते हैं, इनकी अलग अलग खसूसियात हैं जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट में ज़्यादा पूछी जाती हैं। आपसे ज़्यादातर जो पूछेगा वो यही पूछेगा कि वो कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों को नन्हे साइंसदान के तौर पर देखता है, जिसके मुताबिक बच्चे इल्म की तश्कील खुद से करते हैं। और ये आपसे पूछ सकता है कि किसका नज़रिया ये है कि ख्यालात ज़बान से पहले आते हैं, यानी कि थाट कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज। ये स्टेटमेंट किसका है, इस तरह से आपको सवाल पूछ सकता है। तो ये पियाजे का है, थॉट्स कम्स फर्स्ट देन लैंग्वेज, ये पियाजे का है, जबकि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट देन थॉट ये वाइगोस्की का स्टेटमेंट है। उसके बाद चौमस्की, इनसे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो चौमस्की का स्टेटमेंट काफ़ी मशहूर है, बार बार पूछा गया है सीटेट में कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। ये किसका कौल है? तो चौमस्की का है। चौमस्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कंसेप्ट दिया था, जिसे उर्दू में ज़बान के इक्तिसाब का आला कहा जाता है। ये कहते हैं कि बच्चे के माइंड में एक फितरी सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी वजह से बच्चा खुद से अपने आप पैदाइशी तौर पर ज़बान का इक्तिसाब कर लेता है। साथ ही साथ इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर यानी कि आलमगीर कवायद का भी एक कंसेप्ट दिया। ठीक है, तामीरियत पसंद नज़रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो तामीरियत पसंद नज़रिया वाले ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने प्रीवियस नॉलेज की बुनियाद पे, पूर्व ज्ञान के आधार पे इल्म की तश्कील खुद से करते हैं। ठीक है, इनके मुताबिक जो मुअल्लिम होता है वो फैसिलेटर का काम करता है, सहूलत रेसा का काम करता है। उसका काम बस यही रहता है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जहाँ पे बच्चे खुद से मालूमात को तामीर कर सकें। NCF से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है हर साल, इस साल देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो कौमी दर्शियात का खाका सन 2005 कहता है कि बच्चों के स्कूली नॉलेज को बाहर के नॉलेज से जोड़ना चाहिए। साथ ही साथ वो कह रहा है कि दरसी किताब पे आप मुनहसर मत रहिए, बल्कि दरसी किताब से परे जाकर पढ़ाइए। रटने को मना कर रहा है। और NCF कह रहा है कि गलतियां अहम होती है, अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो गलतियां भी अहम हैं, आमोजिश का हिस्सा हैं। गलतियां बसीरत देती हैं, बच्चों को इंसाइट देती हैं, अंतर्दृष्टि देती हैं, और ये स्टूडेंट और टीचर दोनों को फीडबैक देती हैं। तो गलतियां अहम है, याद रखिएगा। जब कभी भी किसी भी ऑप्शन में आपको बच्चों की गलतियां दिख जाएं तो वो ऑप्शन हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि परम सत्य है पेडागोजी में, कि जहां कहीं पे भी बच्चों की गलतियां दिखे वो ऑप्शन निगेटिव होगा। जैसे बच्चे अगर फेल हो गए तो बच्चा फेल नहीं हुआ, जरूर एजुकेशन सिस्टम में कोई
न कोई गड़बड़ी थी जिसकी वजह से बच्चा फेल हुआ। तो बच्चा फेल भी होता है तो वो फेलियर किसके सर जाता है? सिस्टम के, निजाम के सर जाता है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे रिलेटेड सवाल काफी बन रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जोर दे रहा है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पर, यानी कि तसव्वुरात की समझ पे। ठीक है, साथ ही साथ एनसीएफ कह रहा है कसीर लिसानियात पर जोर दे रहा है और मादी जबान में तालीम देने की ये सिफारिश कर रहा है। ठीक है ना। तो सॉरी एनसीएफ की, हाँ एनसीएफ भी मादरी जबान में तालीम देने की सिफारिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। तो ये कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे, मल्टीलिंगुअलिज्म पे और मदर टंग को यूज करने पे टीचिंग लर्निंग में ये नेशनल करिकुलम, ये नई एजुकेशन पॉलिसी जोर दे रही है। साथ ही साथ निपुण भारत एक कंसेप्ट है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बनाया गया है। निपुण भारत, इसका फुल फॉर्म आप लोग समझिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, कभी कभार पूछ देता है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरिसी, ये इसका फुल फॉर्म है। इसका जो मकसद है वो क्या है, तो सन 2026-27 तक ग्रेड 3 के सभी बच्चों को बुनियादी ख्वानदगी और नंबर शुमारी यानी कि FLN, जिसे आप लोग फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी कह सकते हैं, इसको अचीव करना ये निपुण भारत का क्या है, टारगेट है कि आप 2026-27 तक, पहले 2025 तक टारगेट था लेकिन इसमें संशोधन होकर 2026-27 तक कर दिया गया है कि क्लास 3 के जितने भी बच्चे हैं सब कम से कम बुनियादी खानदगी और नंबर शुमारी को यानी कि फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमेरिसी को समझ सकें। ठीक है ना। तो हमने एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि उर्दू में पेडागोजी के किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस ओवरव्यू का मतलब ये नहीं है कि सारे सवाल यहीं से आएंगे। जो लोग ये दावा कर रहे हैं ना कि सारे सवाल यहीं से आएंगे, एक ही क्लास में सीटेट पास, ऐसा कहीं नहीं होता है। हमारी क्लासेस डेली होती रही हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस अटेंड की हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा और उनका प्लस हैंड रहेगा, यानी कि उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनके ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, हमने सीटेट के सिलेबस के मुताबिक सारे टॉपिक को कवर किया। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एज ए प्रैक्टिस सेट हमने कराया, लाइव क्लासेस हमने कराई। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अब भी अगर रात भर देखना है तो देख लीजिए। 3 मैराथन क्लासेस हमने कराई थी, वो आप लोग देख ही रहे हैं, उसको देखते रहिएगा। ये मैंने रिवीजन के तौर पर और एक ओवरव्यू के तौर पे करा दिया है। ठीक है, मुकम्मल तज्जिया है, इससे आपको लास्ट मिनट में काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर करना है और हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।